हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल अपन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में अपन ने संख्याओं के योगफल जाने, जैसे विषम संख्याओं के योगफल, फिर सम संख्याओं के योगफल, फिर प्राकृत संख्याओं के योगफल, और फिर अपन ने जाना कि पूर्ण संख्याओं के योगफल। फिर अपन वर्गों के योग की तरफ भी गए। फिर उसके बाद में अपन ने थोड़ा सा और एक नया चैप्टर समझने की कोशिश की उसके अंदर ही, कि वंश डिजिट रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं उनके बारे में जाना, कि संख्याओं की घातें दे देते हैं, फिर इकाई अंक पूछते हैं, और उनको प्लस भी किया जा सकता है, माइनस भी किया जा सकता है, और मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो उनकी इकाई अंकों के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो है कि दाहिनी ओर शून्यों की संख्या याद करना। कोई भी एक सीरीज बताती जाती है आपको, और उसमें दाहिनी ओर शून्यों की संख्या पूछी जाती है। जैसे देखिए, आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो यहाँ एक क्वेश्चन है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 और ये गुणा और डॉट 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 डॉट, और यहाँ दे दिया गया मान लो 7। ठीक है, अब अपने को पूछे कि दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले ये याद रखें कि शून्य जो बनती है किसी संख्या में, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल डिजिट है वो 2 और 5 होती है। कितनी होती है? 2 और 5, यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n होती है। यानी अगर किसी संख्या में 2 इंटू 5 है तो वो हमेशा क्या आएगी, अपने पास शून्य लेके आएगी इकाई स्थान पर, यानी दाहिनी ओर। दाहिनी का मतलब क्या? इकाई दाई इधर से देखेंगे। जैसे अपन लिखते हैं, अपन ने लिखा 10, देखो 0 आ रहा है, इस वजह से। अगर आप 20 लिखें तो कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 5। अगर आप 100 लिखें तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कोई संख्या में जब 0 तभी आएगा जिसमें 2 और 5 का रूप है। जैसे अपन लिख दें, यहाँ पे लिख दिया, मान लो 30 लिख दिया, सही है, तो कितना लिख देंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5, सही है। यानी देखें यहाँ, ये तो हो गया 15 15 दूनी 30, लेकिन तभी आया जब 2 और 5 है, सही है। तो आपको दाहिनी और शून्य की संख्या याद करनी है, तो सीधा सीधा क्या किया जाता है, आप जो लास्ट नंबर है, पहली बात ये इक्वल चलनी चाहिए। सीरीज क्या चलनी चाहिए? इक्वल, यानी क्रमागत बढ़ती हुई चलती रहनी चाहिए। अब यहाँ पर 7 है, तो 7 में आप 5 का भाग दो, कितनी बार गया? 1 बार। अब इस 1 में भी जा सकता है क्या 5 का भाग? नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो आपको क्या करना है, यहां से देखें ये 1 बच रहा है, तो इसमें है ना 0 जो है वो 1 0 आएगी। कितनी 0 आएगी? 1, सही है। अगर आप चाहें तो बेसिक मेथड से भी समझ सकते हैं इसको। मान लो आपको कह दिया ये सीरीज है 1 2 3 और डॉट 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 डॉट, कितना है? 7। तो क्या करें, अगर इसको पूरी सीरीज को समझना है तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा, यहां तक हो गया। तो अगर इन सबको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5040। अब यहां देखें कि इकाई स्थान पर कितनी 0 आ रही है? 1 0 आ रही है, समझ गए। अब हर सीरीज को तो इतना ओपन कर नहीं सकते अपन, क्यों? अगर क्वेश्चन बढ़ा गया तो बार बार थोड़ी करेंगे। तो इसलिए आपको सीधा क्या करना है, 5 का भाग देना है, और जितनी बार जाए उतनी बार देना है। फिर उनको जोड़ के आप बता सकते हैं कि दाहिनी और इतनी 0 आएंगे। जैसे आपको कह दिया जाए, मान लो कि क्वेश्चन कह दिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और डॉट डॉट डॉट, और गुणा कह दिया 100, कि दाहिनी ओर शून्यों की संख्या बताइए। मान लो ये क्वेश्चन है, सही है। तो लास्ट नंबर देखिए आप, कितना है? 100 है, तो ये 100 है, सही है। तो आप 100 लीजिए, आ गया। कितने का डिवाइड लेना है? 5 का। कितनी बार गया? 20 बार गया। फिर 5 का देंगे, कितनी बार गया? यहां पे देखें तो कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। अब और जाएगा क्या? नहीं जाए, 4 में तो नहीं जाएगा ना। तो आपको क्या करना है? 20 प्लस 4 कितने हो गए? 24 हो गए। तो इसमें जो है ना 0 जो आएंगी वो 24 0 आएंगी। कितनी 0 आएंगी? 24। समझ गए यहां तक बात? अगर आपको ज्यादा दे दे, 1000 दे देता तो भी यही प्रोसेस करानी है, 200 दे देता तो भी यही प्रोसेस है। मान लो आपको कह दे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, और ये ऐसे ऐसे चला दे और यहां लिख दे 200, सही है। दाहिनी और शून्य की संख्या बताइए। अब देखिए 100 तक कितनी है? 24। तो अपन सोचे 200 तक कितने आ जाएंगे? 48। ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको हल करके देखना ही पड़ेगा इसको। जैसे यहां कितना है? 200 है, तो 200 लीजिए। अब 200 में कितने का भाग देंगे? 5 का। कितनी बार गया? 40। फिर 5 का देंगे, कितनी बार गया? 8 बार। अब भी 5 का जा रहा है तो एक और बार देंगे, तो ये
जोड़ लो, कितने हो गए 40 और 8 48, 48 और 1 49। तो यहाँ पर जो जीरो आएंगे वो 49 जीरो आएंगे। ऐसा नहीं है कि डबल कर देते, क्योंकि डबल से तो ज्यादा आ रही है। तो समझ गए यहाँ तक, केवल ऐसे इनको हल करना होता है। आगे बात यहाँ तक समझ में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पर, देखिए ये हो जाएगा पैटर्न आपका। अब क्या है, शेषफल पर आधारित समस्याएं हैं। क्या है, शेषफल पर आधारित समस्याएं। देखिए पहली बात, अपने यहाँ क्या है कि अपन जो भाग देते हैं वो ऐसे देते हैं। यहाँ जो संख्या लिखी जाती है वो अपने लिए किसका काम करती है, भाज्य का, और यहाँ वाली क्या काम करती है, भाज्य का। सही है। फिर यहाँ जो आएगा वो अपना क्या आएगा, भागफल। यहाँ क्या आता है, भागफल। और यहाँ जो बचता है नीचे क्या बचता है, शेषफल। सही है। और अपन कह देते हैं कि जो भाज्य है, ये क्या होगा, भाजक। क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल। इतना ही होता है। लेकिन इसको जो लिखा जाता है ये अपने हिंदी में है। अगर अपने को देखना है तो अपन ईडियल थ्योरम का यूज करते हैं। किसका, ईडियल थ्योरम। ईडियल थ्योरम क्या है, यहां जो लिखा जाएगा ए है, यहाँ बी होता है, यहाँ क्यू होता है, यहाँ आर होता है। सही है। तो ए इक्वल टू जो है वो क्या है, बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। यानी ये तो क्या हो गया, भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। जो शेषफल जो है यानी रिमाइंडर है, इसकी एक कंडीशन है कि जो आपका शेषफल है ये हमेशा या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा। या तो क्या होगा, जीरो या जीरो से क्या होता है, बड़ा। लेकिन अपने जो बी है इससे सदैव ही क्या रहेगा, छोटा। यानी इसके लिए कंडीशन है कि आपका जो भी शेषफल होता है वो जीरो के बराबर या जीरो से सदैव बड़ा होता है, किंतु भाजक से क्या होता है, छोटा। भाजक से छोटा ही होगा, क्योंकि अगर बड़ा होता है तो उसमें भाग ही चला जाए। यानी याद रखना आप, जो शेषफल है, जो क्या है, शेषफल, ये हमेशा जो है वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, लेकिन भाजक से क्या रहता है, छोटा रहता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ये वाला, यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो आर से क्या तात्पर्य है, तो याद रखना आर की कंडीशन ये है कि ये जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा, क्योंकि बी क्या है, भाजक है, और शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं जा सकता। यहां तक आ गई बात समझ में। अपन ऐसे मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां थोड़ा सा अगर अपन समझे, यहां तक आ रहा है ना समझ में, इसको याद कर लेना। कई बार एसएससी एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन। इसके लिए कंडीशन ये देखे कि यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो ये आर की कंडीशन। सही है। इसको ईडियल थ्योरम बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, यहां तक आगे समझ में। थोड़ा आगे समझते हैं यहां क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए यहां एक क्वेश्चन है, जैसे आपको कह दिया गया किसी संख्या में 240 का भाग देने पर शेषफल 37 आता है। कितना आता है, 37। तो उसी संख्या में 16 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। मान लो ये क्वेश्चन। अब देखिए कोई एक संख्या थी, कितने का भाग दिया, 240 का, तो शेषफल कितना आ रहा है, 37। शेषफल कितना आ रहा है, 37। तो उसी संख्या में 16 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए अपन एक संख्या है, एक को क्या है, संख्या है। जैसे अपन यहां समझे ये हो गई वो संख्या हो गई, कोई भी यहां संख्या है। जैसे यहाँ इसमें भाग किसका दिया, 240 का, गया कितनी बार ये नहीं पता, लेकिन शेषफल जो है वो अपने पास कितना है, 37 है। सही है। अब इसमें देखो ना, तो ये पता कि भागफल क्या है,
यहाँ क्या नहीं पता, भागफल नहीं पता, और यहाँ वो जो भाज्य है वो भी नहीं पता। अब अपन ने जो लिखा बी ए इक्वल टू कितना था, ए इक्वल टू था बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ देखो चार चीजें हैं, चार में से कम 3 होनी चाहिए, लेकिन यहां तो कितनी है, केवल 2 ही है। तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो इसके लिए समझने के लिए अपन एक बार तो बेसिक मेथड समझेंगे। एक बार तो कौन सा मेथड समझेंगे, बेसिक। उसके बाद में ट्रिक है, और ट्रिक इतनी शानदार है कि विद इन सेकेंड्स में आपके आंसर आपके सामने होंगे, समझ रहे हैं। लेकिन एक बार बेसिक देख लेते हैं, देखने में क्या हर्ज है, कई बार नहीं आए तो आप बेसिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ट्रिक इसकी इंपॉर्टेंट है, और विद इन सेकेंड्स में आपके सामने आंसर होगा। लेकिन एक बार अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे इनको सोल्व करते हैं। देखिए अब यहां अपने पास सॉल्यूशन है, तो मान लो, माना जो संख्या है, कोई भी संख्या है, माना संख्या में x बार 240 का भाग जाता है। मान लिया कितनी बार भाग जाता है, 200 की संख्या में x बार 240 का भाग जाता है। यानी ये जो x है, ये क्या है, जो x है ये अपने लिए किसका काम कर जाएगा, भागफल का, समझ रहे। यानी वो कोई संख्या थी, ये क्या हो गई, कोई संख्या है। इस संख्या में आपने डिवाइड किसका दिया, 240 का। कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जाएगा यहाँ, x बार। कितनी बार चला जाएगा, x बार, क्यों अपन यही माना है। और कितना बच गया अपने पास, 37 शेषफल बच रहा है, सही है। तो अपन इसको लिखें तो अपना ये हो गया कि जो संख्या है, जो क्या है, संख्या, वो हो गई कितनी, अपन भाजक को किससे गुणा करें, भागफल से, यानी 240 गुणा x, और उसमें कितना जोड़ दें, शेषफल। शेषफल कितना है, 37 है। इतना ही होगा स्टूडेंट्स, सही है। यानी भाजक, या आप लिख सकते हैं a इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर। ये तो हो रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर इसको अपन और सोल्व करें तो ये हो गया 16 गुणा 15 गुणा x, और ये कितना हो गया, 16 गुणा 2 प्लस कितना हो जाएगा, 5, सही है। अब यहां तक अपन देखें तो अपने पास जो कॉमन आ रहा है वो 16 कॉमन आ गया, सही है। यहाँ बच गया 15x, और यहाँ कितना बच गया, 2, सही है। और ये कितना बच गया, 5। यहां तक है। तो आप देख लो 16 का भाग देना था, तो यहां तक तो चला जाएगा, बच रहा है क्या है, 5। यानी शेषफल जो है, अतः शेषफल कितना हो जाएगा अपना, 5। ये लो, ये आंसर समझ लें। आप सीधा क्या कर सकते हैं, a जोड़ बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो संख्या आपने देखे तो 240 गुणा x प्लस 37, इनको और थोड़ा अलग अलग किया तो 16 गुणा कितना हो गया, 15 प्लस गुणा x, और ये हो गया 16 गुणा 2 प्लस 5। 16 कॉमन ले लो, 16 का भाग देना था यहां तक तो चला जाएगा, बचेगा क्या, 5। तो अपना आंसर क्या हो गया, 5। लेकिन स्टूडेंट्स ये मेथड क्या है, थोड़ा लेंथी लग रहा है, लेकिन आपको मैंने कहा इसकी ट्रिक जो है वो विद इन सेकेंड्स में काम करेगी। किसमें काम करेगी, विद इन सेकेंड्स में। तो देखिए यहां तक आ गया समझ में। अपन इसको ट्रिक बेस से करते हैं, तो अगर चाहे आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, समझ रहे हैं। तो अपन ट्रिक को अब काम में लेते हैं, ऐसे नहीं करना, आपने को ट्रिक से ही करना है। देखिए ट्रिक क्या है और कैसे आपके आंसर आएंगे। देखिए आपको करना क्या है यहां पर, कि जो भी गणितीय क्रिया है, जो भी पर्सन की गणितीय क्रिया है, वो आपको पर्सन में दिए गए शेषफल पर ही करनी है। गणितीय क्रिया से मतलब गुणा भाग जोड़ बाकी जो भी है वो सारा का सारा किस पे होगा, जो भी पर्सन का प्रोसेस है वो शेषफल पर करें आप, समझ रहे हैं। तो यहां जो शेषफल है वो कितना है, 37 है। तो यहां 37 है, तो आपको भाग कितने का देना है, 37 में भाग देना है 16 का दे दो, बस सीधी बात यही है। 37 में कितने का भाग दे दें, 16 का। यानी जो भी पर्सन बोले वो सारी क्रिया किस पे करनी है, पर्सन में दिए गए शेषफल पर, सही है। तो यहाँ 37 है और भाग कितने का देना है, 16 का। तो यहां देखो आप कि शेषफल जो है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार तो चला जाएगा, 16 दूनी 32, कितना बच गया, 5। यही अपना क्या है, आंसर। आगे बात समझ, आगे क्या, तो ऐसे अपने को क्या करने हैं, ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, समझ रहे हैं यहां तक। तो देखिए थोड़ा अगर आप चाहें और तो और इजी मेथड से भी कर सकते हैं इसको, थोड़ा और क्वेश्चन समझ लें
जैसे यहाँ तो 240 था, अपन इसको चेंज कर देते हैं, सही है। जैसे यहाँ है इसको चेंज कर देते हैं, और शेष फल को भी अपन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, और इसको भी चेंज कर देते हैं। एक बार देखें, मान लो किसी संख्या में 195 का, किसी संख्या में 195 का भाग देने पर शेष फल जो है वो 47 बचता है। कितना बचता है? 47। तो उसी संख्या में 15 का भाग देने पर, उसी संख्या में 15 का भाग देने पर शेष फल कितना होगा। तो आप ये देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन है उसमें शेष फल कितना है? 47 है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 47 जो है उसी में किसका भाग देना है? 15 का भाग देना है, सही है। तो कितनी बार गया? 15 3 45, और कितना बच गया शेष फल? 2। तो अपना जो यहाँ शेष फल होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। ये लो, ये आंसर है। आगे बात यहां तक समझ में आ रही है क्या? बस ऐसे ही इसको क्या करना है? सोल्व करना है। आप चाहे तो और संख्या बदल लो। अगर मान लो मैं यहाँ इसको बदल देता हूं और कोई संख्या दे देता हूं, जैसे यहाँ इसको बदल दे, यहाँ इसको बदल दे, और यहाँ इस संख्या को बदल दे। मान लो यहाँ कह दे किसी संख्या में 156 का भाग देने पर, किसी संख्या में 156 का भाग देने पर शेष फल 29 बचता है। तो उसी संख्या में 13 का भाग देने पर शेष फल कितना होगा? तो देखिए कितना इजी है। शेष फल देखिए आप कितना है? 29 है। तो 29 में भाग कितने का देना है? 13 का। तो बताइए स्टूडेंट्स, शेष फल कितना आ जाएगा यहाँ? 13 दूनी तो 26 हो गया। तो 26 हो गया तो कितने बच रहे हैं यहाँ पर शेष फल? 3। ये लो, ये अपना आंसर है। बस इतना इजी है। बेसिक मेथड से ट्रिक इजी है। क्या करना है? शेष फल पर भी कोई वो क्रिया करनी है। जो डिवाइड दे रहा है वो डिवाइड किसका दे दो? आप शेष फल में ही दे दो, सही है। अगर मान लो इन कभी आपको क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बन जाए कि जैसे यहाँ हुआ रहा है, सही है, यह जैसे हुआ कि आपने इसमें भाग दिया। अगर मान लो ये जो भाजक, जो आपका भाज्य है, मान लो ये आ जाए 16/37 हो जाता, मान लो, तो आपको यहाँ शेषफल तो 16 दे देता और भाग किसका दिला रहा है? 37 का। यानी 16 में अपन भाग देंगे, 37 का तो जाएगा नहीं। तो जब कभी प्रश्न में भाजक जो है वो भाज्य से छोटा हो जाए तो आपका शेषफल वो भाज्य ही बन जाएगा। समझ गए बात? यहां तक आगे बात समझ में? अगर ये छोटा पड़ जाए, कौन? भाजक से, तो आपका जो भाज्य है वही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसी कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है, बाकी इन दोनों क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ। आगे यहां तक बात समझ में? थोड़ा और आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए यहां तक आ गई ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो अब अपने क्या है, यहाँ शेषफल और भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि कई बार और ज्यादा दे देता है, क्वेश्चन को टिपिकल बना देता है एग्जामिनर। तो वहां कैसे टिपिकल बनता है क्वेश्चन, उसको समझना। क्या था? कोई टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है वैसे तो, अपने को देखने पे लगेगा, बाकी ओरिजिनल रूप में वो हार्ड नहीं है अपने लिए। बस आपको मेथड याद रखने की जरूरत है। जितना पढ़ा रहे हो उतना फोकस रखें आप, और कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, आपके एकदम इजी वे में समझ में आएगा। जैसे यहां आपको कह दिया जाए, कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है, यदि भाजक आधार से एक अधिक हो, एक तो कंडीशन ये अधिक हो, और एक कंडीशन है यहां दूसरी, यदि भाजक आधार से एक कम हो। देखिए ये दो कंडीशन अपने पास। पहली कंडीशन है यदि भाजक आधार से एक अधिक हो, और दूसरी है यदि, दूसरी कंडीशन अपने पास क्या है? यदि भाजक आधार से एक कम हो, ये है। अब ये आधार क्या है? आधार का मतलब भाज्य है। आधार का मतलब क्या है? भाज्य है। जैसे मैं लिख दूं यहां, एक तो है 17/18, यानी ये भाजक आधार से कम है। और अगर इसको लिख दो 18/17, यानी भाजक, जो ये भाजक है ये जो है वो आधार से एक क्या है? कम, और ये जो भाजक है वो आधार से क्या है? एक अधिक है। इसका मतलब ये है। इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको घात से आंसर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे घात है,
घात दो प्रकार की होती है, या तो आएगी विषम या आएगी सम। यहाँ पे भी आपका घात क्या होंगी, दो प्रकार की, या तो घात विषम होगी या घात जो है वो क्या होती है, सम होती है। तो इन दोनों पर ही अपन शेषफल देखते हैं, दोनों भी क्या देखेंगे, शेषफल। यहाँ पे भी अपन क्या निकालेंगे, शेषफल। सही है, तो देखिए कैसे बनता है शेषफल। अब देखिए पहले इस कंडीशन को लेते हैं ऊपर वाली को, जैसे अपन लिख दें एक अधिक है, यदि भाजक आधार से एक अधिक, यदि भाजक आधार से एक अधिक है, जिसमें लिख दूं 3, यहां तो लिख दिया अपन ने 3 और यहां लिख दिया 4, एक अधिक है, और यहां घात कह देते हैं इसकी 2 है, और यहां 3/4 ही है, और यहां घात 3 बोल देते हैं। सही है, यानी ये तो समघात है और ये कौन सी है, विषम। लेकिन जो भाजक है वो आधार से कितना अधिक है स्टूडेंट्स, एक अधिक है। तो यहां कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, 9/4। अगर आप भाग देंगे तो देखिए 9 है, तो शेषफल कितना बच जाएगा यहाँ, अगर यहाँ पर शेषफल बनाए तो कितना बनेगा, शेषफल आपके पास बनकर आ जाएगा 1। यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा 1, देखो शेषफल कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। सही है, जबकि ये कितना हो गया 27 और ये कितना हो गया बटा 4, भाग देंगे तो कितना शेषफल आ जाएगा यहाँ पर सॉरी यहाँ शेषफल कितना आ गया अपना 1, यहाँ तो आ गया शेषफल 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 3। सही है नहीं है। अगर मान लो मैं लिख दूं यहाँ पर 6/7, सही है, और यहाँ पर भी 6/7, तो यहाँ घात कर दें 2 और यहाँ घात कर दें 3। सही है, सम घात है, कितनी घात है, सम। तो आपका शेषफल जो है यहाँ तो आप देख लो 1 बचेगा, और यहाँ पे जो शेषफल है आपके पास खुद 6 ही बचेगा। सही है नहीं है। तो यहां से अपन समझ सकते हो, और भी संख्या ले लें आप, तो हमेशा याद रखना यदि भाजक आधार से एक अधिक है तो अगर घात सम है तो आपका जो शेषफल है वो तो कितना आएगा, 1 ही आ रहा है, दोनों कंडीशन में देख लो। लेकिन अगर विषम घात है, अगर क्या है विषम घात, तो स्वयं वो आधारी शेषफल होता है, यानी वो आधारी क्या होगा, शेषफल। ठीक है, जैसा कि यहाँ अपन देख रहे हैं। थोड़ा सा नीचे वाले को और समझते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को अपोजिट लिख देंगे। जैसे अपन ना था 4/3 था, लेकिन अगर 3/4 था, अगर अपन इसको लिख दें 4/3, अब भाजक जो है वो आधार से एक कम है, अगर यहाँ घात लिख दें 2 और ये 4/3 है, यहाँ घात लिख दें 3। सही है, अब आप यहाँ देख लीजिए शेषफल, यहाँ पर जो शेषफल है वो बचेगा आपके पास 1, 16 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ भी शेषफल कितना बचेगा 1, यानी दोनों कंडीशन पे कितना आ रहा है 1। अगर मान लो मैं लिख दूं यहाँ 7 और यहाँ लिख दूं 6, यहाँ लिख दिया 7 और यहाँ लिख दिया 6, यहाँ घात कह देते हैं अपन 3 और यहाँ घात कह देते हैं 2। समघात है तो भी 1 आएगा, विषम घात है तो भी 1। यदि 1 कम होता है भाजक आधार से तो दोनों ही कंडीशन पे शेषफल कितना आता है, 1। सही है नहीं है। तो बस इतनी सी बात है स्टूडेंट्स, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लीजिए आप। सही है कि 3 बार तो 1 आ रहा है, बस 1 बार बदलेगा। जब भाजक आधार से क्या होगा, 1 अधिक और विषम घात है तभी आधार से शेषफल है, बाकी और कंडीशन पे नहीं बदलेगा। बाकी तो सब बार कितनी बार है, एक, तीनों बार 1 है। समझ रहे हैं। जैसे अपने क्वेश्चन सोल्व करें तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अगर यहाँ एक क्वेश्चन ले लिया अपन ने, यहाँ मैं लिख दूं 17/18, ठीक है, और ये 17 की घात के दूं मैं 200, और आपसे पूछूं यहाँ शेषफल कितना है, यहाँ शेषफल कितना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये भाजक आधार से 1 अधिक है, लेकिन अब घात देखिए क्या है, सम घात है तो कितना आएगा 1, यही आंसर है। और आपकी इच्छा है 200 बार इसको ओपन कर लो। सही है। अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता कि ये है 17/18 है, लेकिन यहाँ घात जो है वो 201 है, और आपसे अब पूछें शेषफल कितना है, तो देखिए क्या करेंगे, 1 अधिक है भाजक आधार से, लेकिन घात क्या है यार, विषम, तो आपका शेषफल जो है वो कितना आएगा, 17 ही आएगा इस कंडीशन से। सही है। अगर इन दोनों क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया जाए, मान लो ये है 18/17, सही, इसकी घात कर दी 200, यहाँ शेषफल पूछा एक तो, और एक इसको यहाँ लिख दिया कि 18/17, और यहाँ घात कर दी 201, और आपसे पूछें शेषफल, यहाँ इनका क्या पूछें, शेषफल। तो देखिए अब जो भाजक है वो आधार से कम है, और जब 1 कम होता है तो चाहे घात सम हो चाहे विषम हो, शेषफल नहीं बदलेगा, वो कितना है 1, यानी इन दोनों का आंसर कितना है 1। यहाँ पे भी शेषफल कितना आएगा 1,
ये लीजिए, ये अपने आंसर। अब चाहे कितने पावर बनाते जाए, आप इस नियम को याद रखें बस। आ रही है इतनी बात समझ में? आगे क्या समझ में? अगर आपको आ रहा है समझ में तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करें। ठीक है, थोड़ा यहां तक आ गया होगा। थोड़ा सा और टिपिकल बनाएं क्वेश्चन को। ये आ गया पैटर्न, इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं पैटर्न को। देखिए, मान लो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है। चेंज ज्यादा नहीं है, थोड़ा है। बस आपको क्या कहेगा कि मान लो एक क्वेश्चन है, किसी संख्या में लगातार 5, 3, 2 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 2 और 1 बचता है। यदि उसी संख्या में 10 का भाग दिया जाए, तो शेषफल कितना होगा? कितना है? कितना होगा? देखिए, ये उन क्वेश्चन से अलग है। पहले में एक ही संख्या थी, किसी संख्या में भाग देती, यहाँ एक ही संख्या में लगातार 3 संख्याओं का भाग दे रहे हैं, तो फिर लास्ट में जाकर एक संख्या का भाग दे रहे हैं। सही है, तो इनके लिए अपने को वो पहले संख्या बनानी पड़ेगी। इनसे पहले अपने को क्या बनानी पड़ेगी? वो संख्या। तो यहां देखिए, पहले प्रश्न को समझिए। लगातार का तात्पर्य ये है कि 5 का भाग दिया उस संख्या में, जो भागफल आया उसमें फिर 3 का दिया, जो भागफल आया उसमें कितने का दिया? 2 का। समझ रहे? लगातार का तात्पर्य ये है यहाँ पर। और फिर शेषफल कितना हो जाता? 3, 2, 1। सही है, तो उसी संख्या में यदि 10 का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? ये क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स? सिंपल सा तरीका है, आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, यहां आप देखिए कि आपको पहले किसका भाग दिया आपने? किसका भाग दिला रहे हैं? 5 का, फिर 3 का, फिर 2 का। इधर शेषफल लिख लीजिए, 3, 2 और 1। सही है, ये तो क्या है? भाजक, और ये क्या है? शेषफल। ये तो क्या है? भाजक, और ये क्या है? शेषफल। ये तो अपने क्या है? भाजक, और ये क्या है? शेषफल। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, यहां मन से हमेशा 1 मानना है। मानना है या मन से कितना मानना है? 1। क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसको किसी संख्या से गुणा कर दें या किसी संख्या में उसका भाग दे दे तो वो आंसर अपरिवर्तित रहता है, यानी ये गुणन तत्समक होता है। मन से कितना मानना है? 1। यहाँ कितना मानिए? माना 1। ठीक है, देखिए, यह मन से मानना है 1। ओके, अब यहां देखिए, ये जो है ये काम करेगा किस पर? जो a = b³ + r था ना, इसी पे काम करेगा। ये तो है भाजक, ये शेषफल, तो ये जो बन रहे हैं ये भागफल बनते आएंगे। सही है, तो आपको पहले देखिए, ये हो गया 2 एकम, ये होगा 2 एकम 2, और ये 1 जोड़ेंगे तो कितना बन गया? 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। अब इसको आगे करेंगे, तो आगे करने का मतलब है ये इससे गुणा होगा भागफल से, भाजक के भागफल से गुणा, यानी 3 × 3 और शेषफल जोड़ दो, तो 3 तिया 9, 9 और 2 11। ये कितना बन गया? 11। सही है, अब यहाँ क्या करेंगे? 11 × 5 = 55, 55 और 3 = 58। यानी जो ये बन रहा है कैसे बन रहा है? 11 × 5 + 3। समझ रहे हैं? तो कितना हो गया अपने पास? 58। ये वो नंबर है, ये वो नंबर है, कितना? 58। आप देखिए, 5 का भाग 58 में दो तो 3 ही शेषफल बचेगा, लेकिन गया कितनी बार? 11 बार। अब 11 में 3 का दो, वही लगातार होगा, यानी इसी में नहीं देना है भागफल में। 3 का भाग दोगे तो शेषफल 2 ही आएगा। गया कितनी बार? 3 बार। इसमें 2 का देंगे तो कितना आया? 1। और कितनी बार शेषफल बचेगा? 1 शेषफल बचेगा। तो वो नंबर कितना है? 58 है। दोबारा समझ लें, या मन से कितना मानते हैं? 1। तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 तिया 9, 9 और 2 11, 11 × 5 = 55, 55 और 3 = 58। अब वो संख्या कितनी है? 58 है। आपको 58 में कितने का भाग देना है? 10 का। सही है, कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। कितना हो गया? 50। कितना बच गया? 8। ये 8 ही आपका क्या है? शेषफल है। समझ गए?
इतना सा इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा सा और चेंज करें, ये तो किसी एक संख्या कई बार दिलाया, इसमें कई बार थोड़ा सा और चेंजेस हो जाता है। यहां तक आ रही है बात समझ में? मान लो एक और कह दें, आप किसी संख्या में लगातार 3 5 3 5 2 का भाग देने पर शेषफल 2 3 और 1 बचता है। सही है। तो उसी संख्या में चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन, यहाँ पर थोड़ा सा बदल देते हैं, चलो ये सेम हो जाएगा ये तो, है ना। तो किसी संख्या में लगातार 3 5 और 2 का भाग देने पर शेषफल 2 2 और 1 बचता है। तो उसी संख्या में 10 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? तो आपको ये ऐसे ही सोल्व करना है जैसे भी सोल्व किया है। ये तो हो गया 3, ये 5 और ये 2, तो यहाँ कितना बचा? 2 और यहाँ 2 और यहाँ 1, यहाँ मन से 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 17 3 51, 51 और 2 53। ये वो संख्या कितनी हो गई है? 53। 53 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। समझ गए यहां तक? अब थोड़ा सा पैटर्न को और अप ले जाते हैं, थोड़ा सा पैटर्न को और उठाते हैं, और उठाने का मतलब है यहाँ थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। सही है। अब वो चेंजेस देखिए क्या है। जैसे एक तो इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है, यहां तक हटा दिया। अब यहां थोड़ा सा बदल देते हैं, यहां थोड़ा सा अपन बदल देते हैं। आप जाए किसी संख्या में लगातार 5 3 2 का भाग देने पर शेषफल क्रम से 3 2 1 बचता है। तो यदि उसी संख्या में यदि बचता है तो यदि उसी संख्या में 2 5 3 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? पैटर्न वैसा ही है जैसे अभी था, बस कुछ चेंजेस नहीं है। देखिए समझिए, अगर इसको सोल्व करें अपने ऐसे बना लेंगे, समझ गए? यहां वाली संख्या तो क्या है? भाजक है 5 3 2, और यहां वाली क्या है? शेषफल 3 2 और 1, या मन से 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 3 9, 9 2 11, 11 पंजे 55, 55 और 3 58। वो संख्या क्या बन गई अपने पास? 58 बन गई है स्टूडेंट्स। अब ये 58 ले लीजिए। सही है। अब आपको कैसे देना है डिवाइड? पहले तो देना है 2 का, फिर देना है 5 का, और फिर देना है 3 का, और यहाँ इस पर शेषफल अपने को पूछे जा रहा है। सही है। तो यहाँ भाग देंगे 58। सही है। तो यहाँ कितनी बार चला गया? देखो 2 बार। सही है। फिर ये 9 यानी 29 बार चला गया, लेकिन शेषफल कितना आएगा? यहाँ 0। अब फिर यहाँ देखिए कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। कितनी बार चला गया? 5 बार, लेकिन बचेगा कितना? 4। सही है। अब यहां देंगे 3 का भाग देंगे तो कितनी बार गया? 1 बार, लेकिन बचेगा कितना? 2। तो अपना जो शेषफल है वो क्या है? 0 4 2। यही अपना क्या है स्टूडेंट्स? आंसर है। बस ये क्या होगा एग्जाम में, ये इनका ऑर्डर बदल देता है कि ये जैसे ये दिया है तो उल्टा लिख दे 2 4 0, गलत है। आपको 4 0 2 बोल दे तो भी गलत है। ये ऑर्डर ऐसा कैसा रहना चाहिए। आगे यहाँ तक बात समझ में? बिल्कुल वैसा ही है, बस आपको डिवाइड देना होता है। यहाँ पे ये 3 नंबर्स के अलग अलग डिवाइड देने हैं। सही है। लेकिन लगातार का तात्पर्य उस भागफल में होता है, भाग देना। आगे यहाँ तक बात समझ में? आशा करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप कोई तो पिछले वीडियो भी देख लें, जिससे आपको पिछला जो पढ़ाया गया है मैटर वो भी आपके क्लियर हो जाए। सही है। तो अपन आगे चलते हैं। आगे अपन ये समझेंगे कि अपन ने जो अब तक जो पढ़ा है 4 वीडियो में, जो पिछले 4 वीडियो में अपने पढ़ा है, उसके बेसिस पे अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपको सेकंड वीडियो में भी बताया था कि ये जैसे चैप्टर अपना एंड पे जाएगा वैसे अपन कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने, जिनसे आपको थोड़ी अभ्यास हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। सही है। अब रेडी हैं आप? तो एकदम से थोड़ा सा माइंड में रिवाइज हो गया होगा जो पिछले 4 वीडियो में पढ़ा है आपने। सही है। तो अपन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ आपके पास पहला क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूं, और ध्यान से समझना फिर आंसर सोचना। ऐसा नहीं है जो आप जल्दीबाजी में देने की कोशिश करें, जल्दी न दे आप। गलत देने से अच्छा है थोड़ा लेट आंसर आ जाए, लेकिन सही आंसर आना जरूरी होता है। ठीक है। तो देखिए अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहां देखिए
पहला क्वेश्चन है अपने पास, प्रथम संपूर्ण संख्या कौन सी होती है? अपना ऑप्शन है 4, 0, 6, 16। ये है। अब आपको याद होगा कि ये कैसे बताई थी संपूर्ण संख्या? याद है क्या संपूर्ण संख्या? जो अगर आपको याद नहीं है तो बता देता हूं। संपूर्ण संख्या आपको बताई थी कि ऐसी संख्या जिसके अपवर्तकों का योग उस संख्या का क्या हो? दुगना। और अपवर्तक क्या होते हैं स्टूडेंट्स? उसके भाजक। यानी जिन जिन संख्याओं का उसमें भाग जाता है वो उस संख्या का क्या हो? उन संख्याओं को जोड़े तो उस संख्या से दुगना बन जाना चाहिए। तो वही क्या है? संपूर्ण संख्या है। जैसे 4 है, 4 में भाग किसका जाएगा? एक तो 1 का और एक 2 का और एक 4 का। जोड़ के देखो, 1 + 2 + 4 कितना हुआ? 7 हुआ। 7 हो रहा है ना? लेकिन ये 7 तो 4 का दुगना नहीं है, तो अपना ये आंसर भी नहीं है। समझ गए बात? अब आ जाए 0, 0 का तो सोचना ही नहीं है। 6 में भाग जाएगा किसका? 1 का। एक तो किसका जाएगा? 1 का। फिर जाएगा अपने पास 2 का, फिर किसका जाएगा? 3 का और फिर 6 का। स्टूडेंट सही है यहां तक? अब इनको जोड़े, 1 + 2 + 3 + 6 कितना हो गया है? 12 हो गया है। और ये इसका क्या है? दुगना है। और ये तो संपूर्ण संख्या बताई थी आपको। यदि किसी संख्या के भाजकों या अपवर्तकों का योग संख्या से दुगना है तो वो क्या होती है? संपूर्ण संख्या। तो अपना यह आंसर क्या बनेगा? 6 बनेगा। ये अपना आंसर है। समझ गए बात यहां तक? और वैसे भी आपको याद कर रही थी, पहली तो कौन सी है? 6, और दूसरी कौन सी है? 28। और 1 से लेकर 100 तक 2 ही संपूर्ण संख्या होती है। समझ गए यहां तक? जिन्होंने पिछले वीडियो देखे उनके समझ में आ रहा होगा, और जिनके नहीं आ रहा है तो पहले वो देख लें फिर सोल्व कर लेना। तो थोड़ा आगे बनते हैं अपन वीडियो के साथ। ये तो अपना पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। अब आपको बताई थी, अगर याद हो तो 0 और 1 को छोड़ दो। 0 और 1 को छोड़ दो तो ये तो वैसे ही हट गया। सही है। 0 और 1 को छोड़कर ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है वो क्या होती है? अभाज्य। तो पहली अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी आएगी? 3 या 2 या 1 या 4? स्टूडेंट्स याद करो, केवल कितनी है? 2। ये पहली संपूर्ण संख्या सॉरी अभाज्य संख्या होती है। आगे यहां तक बात समझ में? चलो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। फिर देखिए आपके पास है परिमेय संख्या। आपको कह रहा है कि परिमेय संख्या बताई थी ऐसी संख्याएं जो p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, लेकिन q का मान कितना नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा बताया था आपको। सही है। तो इस प्रश्न को पढ़िए, परिमेय संख्याओं में p तथा q से तात्पर्य कौन सी संख्या है? यानी अपन इन संख्याओं को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गया p/q, लेकिन आपको कहा था q ≠ 0। अब ये इनको प्राकृत संख्या कहें तो इसमें आएंगे 1, 2, 3 और ऐसे चलते जाएंगे। ये तो हो गया अपने पास किसके लिए? प्राकृत के लिए। पूर्ण के लिए तात्पर्य हो गया 0, 1, 2, 3, 4 चलती जाएगी। और पूर्णांक के लिए तात्पर्य क्या हो गया? 0, 1, 2, 3 ऐसे। और इधर -1, -2 ऐसे चलती जाएगी। सही है। और अभाज्य का आपको पता ही है कि अभाज्य में कौन सी आ जाएंगे अपने पास? अब 2, 3, 5, 7, 11। सही है। ये आ जाएंगे। आ रही है यहां तक समझ में? देखिए अब यहां देखिए, प्राकृत लेते हैं तो आपको कहा 1, 2, 3 आ रही है। सही है। ये इतनी संख्या आ रही है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। इसमें तो शून्य नहीं है, तो ये तो अपना वैसे ही क्या हो गया? गलत हो गया। सही है। फिर आए इसमें शून्य तो है, इसमें शून्य तो है, लेकिन ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है, और नेगेटिव नंबर भी क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। इसमें 0 भी है, नेगेटिव भी है, तो यही अपना क्या है? आंसर है। यही अपना क्या हुआ? आंसर। समझ गए बात यहां तक? ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखिए, प्रथम संयुक्त संख्या। संयुक्त का अगर नाम याद नहीं आ रहा तो इनके नाम बताए थे भाज्य। इस संयुक्त संख्या को, इस संयुक्त संख्या का एक नाम और बताया था आपको, भाज्य संख्या। क्या नाम बताया था? भाज्य। भाज्य का मतलब क्या होता है? संयुक्त संख्या होता है। सही है। भाज्य का मतलब क्या है? संयुक्त संख्या ही होता है। सही है। भाज्य का मतलब ही क्या है? संयुक्त संख्या। तो बताइए कौन सी है?
6, 4, 2, 10 में से कौन सी है पहली? पहली संयुक्त संख्या होती है 4। सही है, फिर इसके बाद में 6 आएगा, फिर पहले 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर सॉरी 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, ऐसे चलती जाएगी। सही है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? अगर आपने सही तरीके से वीडियो को देखा है, समझा है, तो आपके आंसर डेफिनेट आएंगे। अब देखिए यूनिक संख्या कौन सी होती है? 0, 1, 4 या 100। याद करो कौन सी बताई यूनिक संख्या? 1। यूनिक संख्या कौन सी होती है? 1 होती है स्टूडेंट्स। ये लो ये आंसर। मतलब आगे आना डायरेक्ट बताया था ये तो यूनिक संख्या के लिए। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अब यहां पूछा जा रहा है 7 की घात कितनी है? 105 है, और यहाँ इकाई अंक कितना है ये पूछा जा रहा है। तो आपको बताया गया है कि जब 7 होता है तो क्या करें? घात में 4 का भाग देंगे। अगर गया तो कितना? शेषफल 1। नहीं गया तो शेषफल से प्राप्त अंक बताया था, और पिछले वीडियो में ही बताया कल के में। तो आंसर आप फाइंड कीजिए एक बार। कुछ ने तो वो वाले निकाल दिया होगा, पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी होगी। निकालिए क्या? ओके, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं अपन। यहां अपने पास है 7 और इसकी घात कितनी है? 105। अब यहां अगर अपन देखें 105 है, इसमें 4 का भाग देना है। कितने का देना है? 4 का। सही है, तो अगर 4 का भाग देंगे अपन तो देखो 2 बार तो चला गया। सही है, फिर कितना बच गया? 2। और अब कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। 24। कितना बच गया शेषफल? 1। पूरा तो नहीं गया ना, तो यहाँ 7 की घात में कितना लिख देंगे? 1। तो 7 की घात का 1 का मतलब है 7। यही क्या है अपना स्टूडेंट्स? आंसर। तो अपना आंसर कितना हो गया है? 7। ये आगे यहाँ पे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला ये है, यहाँ इकाई अंक पूछ रहे हैं। सही है, आपको पढ़ाया गया है कल ही, तो एक बार सोल्व आप कीजिए। पेन चलाइए या वो बोल कीजिए, आपने माइंड में थिंक करके भी आप उनका आंसर फाइंड कर सकते हैं। एकदम इजी मेथड बताया गया है आपको। सही है, ओके, निकालिए क्या? चलो कुछ के गलत हैं तो वो डरे नहीं, आप पिछला वीडियो देखें फिर आंसर बना लें। सही है, तो एक बार अपन सॉल्यूशन करते हैं। जिनके आगे हैं वो भी देख लें, सॉल्यूशन करना है। तो देखिए अपने पास है 7 की घात तो है 71, और गुणा 6 की घात है 59, और गुणा 3 की घात है 63। सही है, अब यहां देखिए 7 का तो अभी पढ़ा। सही है, कि अगर इसमें भाग गया कितने का? 4 का, तो से 1 आएगा, नहीं गया तो शेषफल से प्राप्त अंक। ऐसा ही आपको किसका बताया था? 3 का बताया था। इन दोनों का तो सेम ही है। तो यहां अगर भाग देंगे 4 का, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा? यहाँ 2। यानी ये तो हो गया 7 की घात 2 एक बार, और 6 का तो सीधा नियम बताया था 6 ही आएगा। यहां देखिए कितना आएगा? 3 ही आएगा, क्योंकि शेषफल कितना बचेगा? यहाँ 1। सही है, 4 का भाग देंगे तो ये तो हो गया 49। 49 का मतलब ये 9 है, और ये कितना हो गया? 6, और ये 3। वो अगला क्यों नहीं ले रहे हैं? अपने मतलब इकाई अंक की गुणा करने हैं। सही है, तो यहां देखिए कितना हो जाएगा? 9 छिका 54। देखिए यहाँ ये तो कितना हो गया? 54 हो गया, और ये कितना बचा? 3। तो 4 3 12, और ये हो गया 3 से 15 और 1 16। यहाँ कितना आ रहा है अपना इकाई अंक? 2। तो अपना आंसर कितना है? 2। समझ गए? यहाँ तो सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, दोबारा देखें एक बार। नहीं 2 नहीं आएगा। देखिए 2 नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 नहीं 3 बचेगा। सही है, 7 की घात 3 आएगी, और 6 की तो कुछ भी हो 6 ही आएगा, और यहाँ 3 की घात कितनी आ जाएगी? 1। सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो ये बनेगा 343 बनेगा। ये 6 है और ये 3 है। सही है, यहां से लेंगे अपन 3 इकाई अंक, ये 3 और ये 6 और ये 3। सही है, तो देखिए ये तो कितना हो गया? 18 हो गया। 18 3 54, तो इकाई अंक कितना है? 4 है। सॉरी, अपना आंसर आएगा 4। ये नहीं है आंसर, अपना आंसर है 4। सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। सही है, तो देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब ये है, यहां बनाना इकाई अंक माइनस है, तो डरने की बात नहीं है, आंसर आपके फिर भी आएंगे। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए यहाँ 7 की घात कितनी है? 95 है, और -3 की घात कितनी है? 58 है।
यहाँ आपको इकाई अंक निकालना है। सही है, अभी 7 वाला समझा था। सही है, तो यहाँ देखिए 95, तो 4 का भाग दे 95 में, तो कितना शेष, पूरा तो नहीं जाएगा, तो कितना बच जाएगा शेषफल 3। सही है क्या, 3 बच गया, क्योंकि आपका 92 तो हो जाएगा, 23 चौका 92 तो 3 ही बचेगा। और यहाँ देखें तो अपने पास कितना बच रहा है, 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2, क्योंकि 4 का भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। सही है, इसका मतलब ये तो हो गया 343, और ये कितना हो गया 9। अब यहां से कई अंक लें अपन, कितना, 3 -9। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं 6 आया है, 6 तो आंसर में ही नहीं है, तो माइनस का 6 आ रहा होगा। ऐसा नहीं होता है, इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं आते हैं। फर्क कितना है, ये अपने इधर वाले नंबरों से एक हासिल की लेगा, हासिल की लेगा तो कितने देंगे, 13, 13 - 9 कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गए तो कितना बचाएगा आपके, 4। आंसर कितना है, 4। समझ रहे, अरे आप खुद देख लीजिए, ये बड़ा नंबर बनेगा। जैसे अगर मैं लिख देता ये है 43 है, और यहां से मुझे 19 निकालना है, मान लो एक बार, तो यहाँ ये जा रहा नहीं है इकाई, तो ये इससे पावर तो लेता ही है, और ये जब आता है तो ये कितने हो जाते हैं, 10 आ जाता है, और ये 10 से 3 13, तो 4 ही तो बचता। इसके आगे भी तो नंबर होंगे, सही है नहीं है, तो आगे यहां तक समझ में। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 4×61 प्लस 4×62 प्लस 4×63 प्लस 4×64 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। ये एक संख्या है, इनमें से बतानी है कौन से विभक्त होगा। सही है, तो देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। देखिए आपके पास है 4×61 प्लस 4×62 प्लस 4×63 प्लस 4 कितनी है, 64। इसमें से आप 4×61 बाहर निकाल लीजिए एक बार, तो यहां बचा 4×1, यानी यहां तो बच जाएगा आपके पास कितना, 1, ये तो 1 बच गया। यहाँ 4 और यहाँ 4×2 और यहाँ 4× कितनी बच जाएगी, 3। सही है, तो यहां देखें 4×61, यहां देखें तो ये तो कितना हो गया 1, ये 4 और ये कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 64। सही है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं अपन, ये 4×61 हो गया। सही है, यहां देखें अपन ये कितना हो गया, देखो 16 4 20, 20 और 64 कितने हो गए, 84, 84 और 1 85। सही है क्या, अरे इतना आ गया समझ में, 85 होगा ना। देखिए 4 और 16 20, 20 और 64, 84 और 1 85। लेकिन ये तो अब इनमें से 3 का भी नहीं जाता, 10 का भी नहीं जाता, 11 का भी नहीं जा रहा, 13 का भी नहीं जा रहा यहाँ तो। सही है, क्योंकि इस नंबर को तो नहीं, इसको तो ओपन करें 85 में दे लेंगे, उसी का जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा आगे बनाना है इसको। 4×60 गुणा 4×1 ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देख लीजिए 64 ये 60 60 और 61 हो गया, 61 ही कॉमन लिया है। लेकिन और आगे सोल्व करें तो ये तो हो गया 4×60 और ये इससे गुणा हो जाएगा। सही है, तो 4 पंजू 20 और 4 अंटे 32, 32 और 2 32 और 2 34। सही है, अब यहां देखिए ये नंबर देखिए आप, यहां कितना है 0 आ रहा है ना, तो 0 वालों को तो कौन दे सकता है डिवाइड, आपका 10 दे सकता है, तो ये 10 ही क्या है इसका आंसर। आगे यहां तक समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि n एक सम संख्या हो तो 6 की पावर n-1 निम्न में से किससे विभक्त होगा। बहुत ईजी है, ऐसे नहीं है कि अब ये n आ गया है छोड़ दे, नहीं, आप तो संख्या आपको सिखाई है, सम संख्या बोल रहा है, ये कौन सी बोल रहा है, सम। और सम संख्या जो आपको बताई गई है, तो सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या है 2 4 6 8, ऐसे तो चलेंगी। तो एक बार ले लीजिए 6 की पावर n-1, आप पहली सम संख्या लो तो 6 की पावर 2-1, ये हो गया 36, 36 में से गया तो 35, इतना ही आएगा ना। तो 35 किस में जा रहा है, यही होगा आंसर, ये लीजिए। ज्यादा डरने की बात नहीं है, संख्याओं को सही से पढ़ा है आपने, आपका आंसर आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। सही है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या होंगी, आपको बताया था नियम, 70 के संभावित वर्गमूल संख्या निकालिए और उससे छोटी जो भी आपकी अभाज्य संख्या यदि उसको विभाजित करती है तब तो वो अभाज्य नहीं है, और नहीं करेंगे तो वो अभाज्य है। तो इसके 70 से छोटे निकालेंगे तो अपने पास आ जाएंगे ऐसे 19। ठीक है, ओके, थोड़ा आगे और चलते हैं।
0.99 डैश डैश का परिमेय मान कितना होगा ये बताया गया है स्टूडेंट्स आपको। देखिए आपके पास है 0.99 डॉट डॉट डॉट, इसको 0.9 बार लिख सकते हैं और इसको और सोल्व करेंगे तो 9 अपॉन कितना आ जाएगा 9, तो कितना आ गया 1। तो देखिए कौन सा बन रहा है आंसर, बी ऑप्शन, यानी कितना आ जाएगा 1। कल ही तो करवाए थे आप कल पर। तो देखिए और आगे, पाई है एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, अभाज्य, इनमें से कोई नहीं। आपको बताया गया था पाई का मान तो परिमेय है, लेकिन 22/7 तो क्या होता है परिमेय, लेकिन पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय करवाया था। इसके लिए तो आपको बहुत बड़ा सोल्व भी किया गए थे इस क्वेश्चंस को कि क्यों है कैसे है, इसको डिटेल्ड किया गया है आपके सामने, ठीक है। ओके देखिए फिर है उदासीन संख्या है, कौन सी है उदासीन संख्या, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल सही, जीरो है। इसके माइंड में जीरो है कि जीरो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक, इसलिए जीरो क्या होता है उदासीन संख्या। देखिए यहां 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मैंने बताई थी आपको जब अभाज्य पढ़ाया था, बताओ कितनी है 997, कितनी आएगी 997। और सबसे छोटी 3 अंकों की, जल्दी सोचिए छोटी कितनी है 101। फिर देखिए सबसे बड़ी प्राकार संख्या कौन सी होती है, इनमें से ये नहीं, इनमें से कौन सी है, कौन सी होती है सबसे बड़ी, सबसे छोटी तो होती है 1। जो आपके प्राकार संख्या थी वो ऐसे ही तो चल रही थी अपने 1 2 3 2 2 2, सबसे छोटी तो 1 है, लेकिन सबसे छोटी 1 है तो सबसे बड़ी ज्ञात करना ही असंभव है, तो इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकती सबसे बड़ी। देखिए एक और आ गया हमसे, लेकिन डरे नहीं, अभी अपन एक क्वेश्चन और सोल्व किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ही, बस आपको संख्याएं याद रखनी है। देखिए 2m सदैव संख्या 2m सदैव होगी जहां m जो है वो प्राकृत संख्या है, m क्या है प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या होती है 1 2 3, सही है। आपको बता दिया ये संख्या जो है वो क्या है, संख्या है 2m, कितनी है 2m है, तो ये 2 या m की जगह ये रखेंगे कितना बन गया 2, ये यहाँ m की जगह प्राकृत संख्या रखेंगे अगली तो 4, ये m की जगह अगली रखेंगे 3 तो कितना हो गया 6, अगली प्राकृत संख्या यहाँ रखेंगे तो 4 m की जगह, तो ये कितना हो गया 8। कौन सी संख्या है स्टूडेंट्स ये सम संख्या, तो सदैव कौन सी होंगी सम। बस आपको तो संख्याओं का नॉलेज होना काफी है, फिर ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तुक्का है हमारे बस, क्योंकि आपको समझाया गया है, नहीं जो आज जुड़े हैं वो पिछले 4 वीडियो देखें और समझे। देखिए आगे अगला है वास्तविक संख्या कौन सी है। वास्तविक संख्या आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्या है वो कौन सी होती है, परिमेय परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, एवं अपरिमेय संख्याओं को क्या बताया गया है वास्तविक संख्या। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को कौन सी संख्या बताया है वास्तविक। तो पहला कह रहा है सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण में तो कौन सी आई, पूर्ण में अगर देखें अपन तो अपने कौन सी आ जाएंगी 0 1 2 3 ऐसे आएंगी, लेकिन सभी प्राकृतक में 1 2 3, लेकिन ये लिख रहा देखो सभी परिमेय व अपरिमेय, तो अपना आंसर कौन सा आएगा सी। वैसे भी आपको याद होना चाहिए, सही है। तो आगे चलते हैं, देखिए प्राकृत संख्या नहीं है, कौन सी नहीं है 0, क्योंकि 0 कौन सी संख्या होती है पूर्ण, सही है। अगर आपको 0 का एक नाम और बताया था, 0 क्या होता है इनसिग्निफिकेंट डिजिट भी कहा जाता है इसको, बाकी क्या होती है सिग्निफिकेंट, ठीक है। यहां देखिए आपको इसके जो परिमेय संख्या है और इनका आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जिन पे बार लग रहा है उनका क्या होगा बार बार क्या होता है रिपीटिशन, ऐसे ही था। तो समझिए कैसे होगा, पहला है 3.47 पे बार है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे 3 और ये 47 47 और 47 डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितना है 1.040404 डॉट डॉट डॉट, फिर कितना है 3 0 1 0 1 और 0 1 और डॉट डॉट डॉट, यहाँ प्लस है तो इनको ऐड कीजिए, देखिए ये तो हो गया डॉट डॉट डॉट, सही है। तो ये हो गया 2 और यहाँ कितना हो जाएगा
5, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2, फिर 5, फिर 2, फिर 5, और ये कितना हो जाएगा 7। तो देखिए जिसका रिपीटेशन हो रहा है वो कौन है 5252, यानी इसको लिख सकते हैं अपन 7.52 बार। और ये कौन से में आंसर है ऐसा अपना ए ऑप्शन में, कौन से में ए में, यही आंसर है। आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 7 और यहाँ आता 52 और यहाँ कितना आता 99, लेकिन ऐसा कोई सा आंसर लिखा ही नहीं गया है। सही है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, तो सोल्व कीजिए इसको, कौन सा आएगा आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये है निम्न में से कौन सी संख्या 6 अंकों की, निम्न में से कौन सी संख्या 6 अंकों की संख्या को हमेशा विभाजित करेगी। संख्या आपको बता दी है, एक संख्या क्या कह दिया आपको, एक संख्या बता दी, ये एक्स वाई है, 6 अंकों की हो गई, एक्स वाई 6 अंकों की क्या है संख्या है, ये अपने पास एक संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां आपको संकेत दिया गया है कि जो एक है इसकी वैल्यू जो है एक, जो x है इसकी वैल्यू या तो 1 है या 1 से क्या है बड़ी, लेकिन ये जो है ये ही मान जो है ये क्या होगा 9 से छोटा या 9 के बराबर होगा, कौन सा x। ऐसे ही y बताया गया है, जो y है वो या तो 1 है या 1 से बड़ा, लेकिन ये क्या है 9 से छोटा या 9 के बराबर। यानी इसमें जो संख्याएं आएंगी x और y के मान है वो कितने हो जाएंगे, x और y के मान अगर आप देखें तो कौन 1 से लेकर 9 तक है, कोई सी भी संख्या एक डिजिट कर ली। जैसे अपन ले लें 1 2 1 2 1 2, ये हो गई, या अपन मान लें 3 2 3 2 और 3 2, सही है नहीं, या 2 9 2 9 या 2 9, ये x हो गए y हो गए, सही है। चाहे आप एक ही डिजिट को बार बार लिख दो, ठीक है। यहां तक आप समझिए, अगर कोई संख्या ऐसी हो जो केवल xy और xy में लिखी गई है वो सदैव 101 से विभाजित होती है। कितने से होती है 101 से। अगर ये xy है यहां तक है 101 से है, सबसे छोटी आबादी से, एक xy आप और ऐड कर दें, एक xy और ऐड कर दें तो ये 101 है और ये 01 और बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 01। अगर ये यहां देखें आप, ये xy है और ये xy है, फिर xy है और एक और बार xy ले आएंगे तो यहां तक का मतलब तो कितना है 101, और इसका मतलब कितना हो जाएगा 01, और इसका मतलब 01। 5 बार और लिख देते तो एक और मैं लिख दूं xy तो 01 और हो जाता, समझ रहे हैं। तो आपके यहाँ कितनी बार लिखा गया है 1 2 3, तो यहाँ 2 के लिए तो 101 है, फिर एक और लिखेंगे तो कितना जाएगा 10,101। आपका आंसर क्या जाएगा 10,101, या कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जो इसको डिवाइड दे दे वही आंसर है, लेकिन आप याद रखें इस मेथड को, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आ गया आपके पास इकाई अंक का, सही है। यहां पे दे रखा है आपको 346 की घात कितनी है 98, और यहाँ है 347 की घात है 386, और फिर दे रखा है 385 की घात 92। पहली बात 6 की घात तो कुछ भी हो 6 ही आएगा, और आपके 5 की घात कुछ भी हो 5 ही आएगा। अब बचा कौन 7। 7 की घात का नियम था कि जो घात है उसमें 4 का भाग देंगे, और अगर गया तो पूरा पूरा गया तो कितना आएगा 1, नहीं गया तो शेषफल से प्राप्त अंक। यहाँ कितना है 86 है तो कितना शेषफल बचेगा अपने पास 2 को 2 यहाँ लिख देंगे, सही है। तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया 5, सही है। तो आप देख लीजिए, अब यहाँ पर सीधी बात है वो 0 आएगा, कितना आ जाएगा 0, गुणा कर लीजिए 9 छिके तो कितना हो गया 54 गुणा 5, अगर इसे गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 4 पंजू 20, कितने बच रहे हैं अपने पास 2, और ये कितना 25 और 2 27, पैसे कितना आ गया है 0। तो अपना आंसर किसके पास जाएगा डी ऑप्शन के पास, दे कितना है 0। आगे समझ में, कल ही पढ़ाया गया आपको इकाई अंक। अगला देखिए, असत्य कथन बताइए। पहले सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, सही है गलत है ये आंसर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सभी प्राकृत संख्या क्या होती हैं पूर्ण होती हैं, तो ये तो अपने क्या है सही है, ये सेंटेंस तो क्या है सही। और सभी संपूर्ण संख्याएं स्वयं से विभाजित होती हैं। कोई संख्या हो स्वयं से तो होगी, आपको शुरू में बताया गया था क्यों होगी, क्योंकि चाहे अभाज्य हो खुद का तो भाग जाएगा हमेशा, 0 और 1 का तो आपको एक और स्वयं का भाग तो जाता ही है, क्योंकि एक और स्वयं ऐसी संख्या है जो खुद ही किसी भी संख्या को विभाजित करती है, सही है। तो ये तो सही है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है? नहीं नहीं, 3 नहीं, कितनी होती है? 2। यही सेंटेंस क्या है? गलत। तो अपना आंसर सी। इसकी तरफ जाए तो सही है, पाई है परिमेय होता है, लेकिन 22/7 परिमेय होता है। सही है, तो अपना आंसर कौन सा है? सी। क्योंकि आपने जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कितनी होती है? 2 होती है। सही है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक नंबर दे रखा है जहां आपको इसके फैक्टर कर दिए 2 की पावर a, 3 की पावर b और 7 की पावर c। अब यहाँ कहा जहां a, b, c प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत का मतलब ये क्या है? नेचुरल नंबर है स्टूडेंट्स। और आपको एक वैल्यू पूछ ली गई है कि आपको यहाँ लिख दिया गया है 4a - 5b + c। यहाँ ए बी सी है, लेकिन ये ए बी सी ये तब आएगा इसकी वैल्यू अपने पास जब अपने पास ए बी सी के मान हो, और ए बी सी इन नंबर की क्या है? पावर है। इन नेचुरल नंबर की क्या है? पावर। तो अपने पास जो नंबर है 21168, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 और 7 की पावर आ जाएगी 2। सही है, ये है इसका। आप इसके वो कर लीजिए प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इतना आएगा। यानी यहां से अगर अपन देखें कि ए जो है उसकी वैल्यू तो कितनी आ रही है? 4, और जो बी है उसकी वैल्यू 3, और जो सी है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2। आगे इतनी समझ में? ये मान यहां रखनी है। सही है, तो ये तो हो गया 4। ए कितना है? 4 है। बी कितना है? 3 है। और सी कितना है? 2 है। सही है, तो यहां देखिए ये तो हो गया 16 और ये हो गया 15 और ये हो गया 2। तो यहां तो कितना बचा? 1, और ये कितना हो गया? 2। कितना आंसर हो गया स्टूडेंट? 3। तो अपना आंसर कौन सा है? ब। ये लीजिए, ये अपना क्या हो गया? आंसर। इतना सोल्व सरल है कि आपको बस ये प्राकृत संख्याएं देखनी थी और ये इसकी पावर में है, तो आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर में ये नंबर आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, देखिए अगला, ये पावर में है। सही है, तो यहां अगर अपन देखें तो 256 की पावर कितनी दे रखी है? 0.16 इंटू 16 की पावर दे रखी है 0.18। सही है, तो ये तो कितना हो गया? 16 की पावर कितनी हो गई? 2, और ये 0. है, ये 0.16 है। सही है, 16 और इंटू 16 की पावर कितनी हो गई? 0.18। अब ये देखिए ये पावर इंटू हो सकती है, तो कितना हो जाएगा? 16 की पावर हो जाएगी 0.32, और ये कितनी हो जाएगी? 0.18। क्यों? क्योंकि ये ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इनके बेस क्या है? इक्वल। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। और ये 16 की पावर कितनी हो गई है? 0.50। यानी इसको अगर सीधी लैंग्वेज में लिखें, 16 का स्क्वायर है और 16 का अंडर रूट है, तो कितना होता है? 4। तो अपना आंसर कौन सा आएगा? 4। और इसको 1/2 ही तो बोलेंगे। आप चाहें तो इसको ये लिख सकते हैं, ये लो 16 की पावर 1/2, और 1/2 को क्या बोलते हैं? अंडर रूट बोलते हैं। सही है, देखिए आगे फिर इसमें क्या आ गया है? इकाई अंक। देखिए यहाँ 4 की पावर सम है तो कितना आएगा? 6 प्लस, और 9 की पावर भी सम है तो 9, और 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आता है। सही है, तो ये कितना हो गया? 9 और 6 15, 15 और 6 21। इकाई अंक कितना हो गया? 1। तो आपका आंसर कितना है? 1 है। चलिए देखिए थे अपन इकाई अंक। तो अब ये दे रखा है 3 पे बार लगा रखा है 4 8। अपन ने जो भी क्वेश्चन कल देखे वो इन पे बार था। अगर मान लो कभी पहली संख्या पे बार आ जाए तो याद रखना ये ऋणात्मक होता है। ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक संख्या होती है यदि पहली संख्या पे आपके क्या आ जाए? बार। सही है, तो इसका मतलब है ये है -3.48। सही है, इसको लिखिए -3 प्लस 0.48, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा माइनस का 2.42। ये सही है नहीं? तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? माइनस का 2.42। ये अपना क्या है? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय मान इनके तो पढ़े थे अपन ने। ये 1.4 पे बार है तो 1 तो आ जाएगा यहाँ, और ये 4/9। सही करेंगे, 9 एकम 9, 9 4 13, 13/9। कौन से में आंसर है? 13/9 ए में। यही अपना क्या है? आंसर। देखिए इनका परिमेय मान पूछा है। अब इसमें सभी का नहीं हो रहा है, कुछ का हो रहा है, तो आपको करवाए थे सीधा। इसका मतलब है 0.137, और 37 पे क्या है? बार है, तो इसको लिखेंगे
137 माइनस कितने लिख देंगे, पुनरावर्तन कितना है 1, और नीचे कितना लिख देंगे 99 और सिंगल टाइम 0, तो कितना हो जाएगा 136/990, और सरलतम करोगे तो कितना हो जाएगा 68/495। देखिए आगे, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपको कितना बताया था, सीधा ही 2870, कितना बताया था n गुणा n प्लस 1 और 2n+1/6, इससे निकाला भी था, कल भी निकाले थे अपन ने, तो सीधा कितना होता है 2870। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या है। पहले ये देखिए कंडीशन आप कि शेषफल दे रखा है और जो आपका भाजक है वो शेषफल का तो 3 गुना है, भाजक जो है आपका वो शेषफल का कितना है 3 गुना, तो ये हो गया 3 गुना, 4 का 3 गुना कितना हो गया 12, यानी आपका भाजक कितना है 12, और ये जो 12 है ये भागफल का कितना गुना है 4 गुना, यानी आपका भागफल कितना हो गया इस हिसाब से 12 किसका 4 गुना है 3 का, ये भागफल कितना हो गया 3, यानी आपके पास अब पूरी वैल्यू आ चुकी है कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाजक तो कितना है 12 है, भागफल कितना है, भागफल आपके पास आ गया है कितना 3 है, और शेषफल कितना है, शेषफल जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 4। अब आपको क्या करना है वो संख्या बतानी है, यानी वो भाज्य बताना है, और आपको भी लिखा था a इक्वल टू कितना बताया था BQ प्लस R, सही है, यानी आपका जो ये भाजक है वो 12 है, गुणा 3 से कर देंगे प्लस 4, तो कितना हो गया 12 3 36 36 और 4 40, कौन सा आ जाएगा B। देखिए अब यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले सोल्व किया था इसको, तो कि इन संख्या से भाग दें, 2 1 2 1 बच रहा है, रिवर्स यानी इनको उल्टा करके भाग दें तो कितना आएगा, तो देखिए कैसे है, पहले वो संख्या बनाएंगे अपन, ये लीजिए संख्या बना लेते हैं पहले, तो पहले किसका भाग दे रहे हैं 3 का, फिर 5 का, फिर 2 का, शेषफल 1 2 1, कैसे किया था अभी किया था, यहाँ मन से कितना मानेंगे 1 2 1 2 2 और 1 3 3 पंजे 15 15 और 2 17 17 3 51 और 1 52, यही आएगा ना, दोबारा चेक कर सकते हैं, यहाँ मन से मानेंगे 1 तो 2 1 2 2 और 1 3 3 पंजे 15 15 और 2 17, अब यहाँ देखें 17 3 51 51 और 1 52, वो संख्या कौन सी है स्टूडेंट 52 है। अब उसमें किसका भाग देना है लगातार 2 5 और 3 का, देखिए ये अपने पास हो गए हैं 52, तो वो हो गई है संख्या, भाग किसका देना है 2 का, फिर 5 का, फिर 3 का, अगर 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा 26 बार, लेकिन शेषफल 0 0 तो नहीं छाड़ सकते, 2 में आ रहा है, 2 अंकों में 2 ऑप्शन में आ रहा है, फिर यहां देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, लेकिन शेषफल बचेगा 1 0 1, इसकी तरफ बढ़ सकते हैं लेकिन थोड़ा सा और चेक कर ले रहे हैं, एक बार जाएगा यहाँ 2, तो 0 1 2 0 1 2 कौन से में आ रहा है अपने पास स्टूडेंट 0 1 2 आ रहा है इसमें, सही है, तो आंसर ये, ओके देख लीजिए 3 5 2 का भाग दिया है और 1 2 1 बच रहा है, ठीक है। देखिए आगे अपने को दे रखा है 25 की घात 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल, देखिए ये हो गया 25, ये तो हो गया अपने पास 25 और इसकी घात कितनी है 25 है, और नीचे कितना है 26, अभी सोल्व किया, अभी इसको समझा अपन ने कि अगर भाजक जो है वो आधार से एक अधिक हो, विषम घात पे आधारी लेकिन समघात पे एक, तो देखिए एक अधिक है तो घात क्या है समय है विषम है, ये विषम है, तो आपका आधारी आंसर आएगा, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा अपने पास 25, तो कौन से ऑप्शन में आंसर लास्ट वाले में, यही अपना क्या है स्टूडेंट्स आंसर है। अगला देखिए तो वही अभी की तरह ही है, ये हो गया 7 की घात 77 बट प्लस 2 भाग देना है कितने का 8 का, तो यही देखिए एक बार तो सही है, यही देखो तो यहां अगर भाग दें 8 का तो ये भाजक आधार से एक अधिक है तो विषम घात तो 7 ही आएगा, ये 7 और ये 2 कितने हो गए 9, अगर अपन कह दें कि आंसर 9 होगा तो गलत है, क्योंकि आपको 8 का भाग देना तो शेषफल तो 9 बच ही नहीं सकता है, तो एक बार पुनः इसमें आपको 8 का भाग देना पड़ेगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा अपने पास 1, अपना आंसर कितना आएगा 1, यानी ब ऑप्शन आ जाएगा।
अगला देखिए, कुछ देर पहले ही सोल्व किए थे इसको। क्या करेंगे, 300 लेंगे और 300 में लगातार किसका भाग देते चलेंगे, 5 का। तो यहाँ देखिए अपना आंसर को कितनी बार चला जाएगा, यहाँ एक बार तो 60 बार, फिर देंगे 12 बार, फिर 5 का देंगे कितनी बार, 2 बार। अब नहीं जाएगा, कितना हो रहा है, 60 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा अपना 74। तो आंसर कितना है स्टूडेंट्स, 74 है। समझ गए यहाँ। इसमें क्या निकालना है, इकाई अंक, तो 5 की घात कुछ भी हो 5 ही आएगा, 6 पे 6, लेकिन -1 की तरफ नहीं जा सकते, इकाई अंक माइनस नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो ये अपने इधर के वाले डिजिटों से आपने क्या लेगा, हासिल, तो ये कितना आ जाएगा 15, 15 में 6 निकालेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, देखिए 3 की घात 97, तो यहाँ पे कितना बचाएगा 3 ही, और ये 5 में 5 ही, लेकिन ये इधर से क्या लेगा पावर, और लेते 13 में 5 गए तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अगला देखिए, प्रथम 30 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कल ही सोल्व किया था अपन ने, कितना होता है 9455। इससे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 से सोल्व कर सकते हैं अपन। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, असत्य कथन, यानी इसमें से गलत कथन निकालना है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, बिल्कुल सही है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, बिल्कुल सही है। सबसे छोटी पूर्णांक 0 है, या सबसे छोटी संपूर्ण संख्या चाहिए तो सही है, लेकिन सबसे छोटी पूर्णांक 0 थोड़ी होती है, इससे छोटे तो नेगेटिव नंबर आएंगे। तो अपना आंसर क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है गलत, तो यही अपने लिए किसका काम करेगा, आंसर का। सही है, तो यहां तक आ गई होगी बात समझ में। कितने क्वेश्चन कर लिए अपन ने, लगभग 40 क्वेश्चन किए हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जिन्हें लग रहा है उनके क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो आप पहले वाले 4 वीडियो देखें, फिर इसके बाद में इसको सोल्व करें, तो आपके आंसर जल्दी आएंगे। समझ गए यहाँ तक। तो अगले जो वीडियो में है अपन गुणनखंड पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, गुणनखंड, और उसके बारे में जानेंगे गुणनखंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आशा करते हैं आपको संख्या पद्धति के क्वेश्चन समझ में आए हैं, और आज ये लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है, बाकी भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अगले वीडियो में बीच बीच में ये सॉल्यूशन होते रहेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आ रहे होंगे चैप्टर। तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक आपके डिवाइस पे बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है, उसको दबा दीजिए आप, जिससे आपको वीडियो सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।